टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, ठीक है। और इनको टेम्परेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मॉडरेट क्लाइमेट में होते हैं। जो वहाँ की जलवायु है और इनकी उसको क्वालिटी को देखकर ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं। जैसे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वैसे ही ट्रॉपिकल रेन ग्रासलैंड भी होते हैं। ग्रासलैंड 2 टाइप्स के हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे टेम्परेट के बारे में बता रहे हैं, जिनकी लोकेशन है द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमेस्फेयर। नेक्स्ट अभी आगे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द टेम्परेट जोन्स, जो टेम्परेट जोन है, लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल एक सेकेंड, बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लें। एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमेस्फेयर, नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में यानी नॉर्थ पोल की तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उस दिन हमने पढ़ी थी कि इक्वेटर के ऊपर होती है, यानी जो हमारी बीचों बीच की स्ट्रेट ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर 27 डिग्री के आसपास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपके नॉर्थ अमेरिका के यहाँ से होकर गुजरती है। ये जो ये गई हुई है, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा होगा, मे बी आपको शो हो रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव करती है ये अफ्रीका के अपर पार्ट से होती हुई और इंडिया से होती हुई निकलती है। ये आपको ऑन स्केल नहीं दिया हुआ, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल ये था आपका, ये आपका पूरा आर्कटिक सर्कल है। ओके, इसके बीच में जो पाए जाते हैं उनको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ग्रासलैंड्स कहा जाता है। ओके, जबकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न moves like here. Okay, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल, ये एंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो पार्ट होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, वहां के टेम्परेट जोन कहे जाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और साउदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है। These zones do not receive much rainfall. इन जो ये और ये आपकी इक्वेटर है, जो मैं जिगजैग लाइन बना रही हूँ, इट्स इक्वेटर। तो आपकी जो ये जोन होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। दे हैव वार्म समर, यहाँ की गर्मियाँ जो होती है, गर्मी की जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म, और ठंडी बहुत ज़्यादा, यानी जो जाड़े का मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ओवरऑल द क्लाइमेट इज मॉडरेट विद द स्ट्रॉन्ग विंड, यहाँ पे जो हवाएं हैं वो बहुत तेज चलती हैं, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं ना, एक जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा ठंड भी है, एक दोनों मौसम की क्वालिटी है, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती तो बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और तो बहुत ज्यादा ठंड भी है। इन दिस जोन, तो क्लाइमेट यहाँ का मॉडरेट हुआ स्ट्रॉन्ग विंड के साथ। इन दिस जोन, इस जोन में द लैंड इज मोस्टली ट्रीलेस, यहाँ की जो जमीन है वो ट्रीलेस है, एंड कवर्ड विद ग्रासेस, और घास से ढकी हुई है। दीज रीजन्स आर नन एज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, इसको टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। एंड हैव अ डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, और इनको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट नाम से जानते हैं। अब आपको डिफरेंट नाम बताए जा रहे हैं। प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में जो येलो पार्ट आप दिख रहा है इसे प्रेरी कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में इट्स कॉल्ड प्रेरी। पैम्पास इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इसे पैम्पास कहते हैं। यूरोप
और एशिया में इन्हें स्टेपीज कहा जाता है, जबकि वेल्ड कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है। साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में इन्हें वेल्ड कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है। तो ये था आपका। अब आपसे नीचे यहाँ पे कहा जा रहा है नॉर्दर्न अमेरिका में, साउदर्न अमेरिका में, अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड को किन नामों से जाना जाता है। आपको उनके नाम लिखने हैं। प्लीज फिल इट फास्ट। नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, साउथ अमेरिका पंपास, अफ्रीका वेल्ड, एशिया स्टेपीज एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इसे आप फिल करेंगे तुरंत। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेम द टू लैटिट्यूड्स बिटवीन विच द टेम्परेट जोन इज लोकेटेड। आपको दो वो बताने हैं, लैटिट्यूड बतानी है जिनके बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर आते हैं। तो अभी मैं, जैसे आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है फिर मैं आपसे पूछती हूँ, और अभी हमने पढ़ा भी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किस सर्कल में आता है और यहाँ पे कौन सी लैटिट्यूड है, और साउदर्न हेमिस्फीयर की। उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। लाइफ इन द प्रेरीज, प्रेरी में जीवन कैसा होता है, यानी नॉर्थ अमेरिका के जो घास के मैदान है वहां पर कैसा जीवन पाया जाता है। निक जो 11 साल का एक लड़का है जो प्रेरी में रहता है अपने परिवार के साथ। हिज फादर एंड द अंकल आर द फार्मर्स। उसके पापा और चाचा अंकल हैं। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा ऑल। दीज फार्म्स और वो दे ओन ह्यूज फार्म, उनका बहुत बड़ा फार्म है, फार्म हाउस यानी कि बहुत बड़े खेत हैं। एंड ग्रो व्हीट, वो वहां पर गेहूं उगाते हैं। राई, ये एक तरह का अनाज होता है जिसका यूज नॉर्थ अमेरिका में यानी अमेरिका जैसे देशों में शराब आटे के लिए किया जाता है। शराब और आटा बनाने के लिए राई का यूज होता है। कॉर्न और ओट्स उगाते हैं बिकॉज द सॉइल इज वेरी फर्टाइल, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है। दीज फार्म्स आर कॉल्ड रेंचेस, वहां के खेतों को रेंचेस कहा जाता है। पीपल लाइक निक्स फादर एंड अंकल, और जैसे निक के पापा और चाचा जो हैं वो उन खेतों को, जो लोग इस तरह के जो लोग उन खेतों को रन करते हैं, रन मतलब उन खेतों में खेती करते हैं। चिराग, पे अटेंशन ऑन योर सिलेबस, उन्हें काउ बॉयज कहा जाता है। दीज फार्म्स आर कॉल्ड काउ बॉयज। निक्स फादर एंड द अंकल हु रन दीज फार्म्स आर कॉल्ड काउ बॉयज, इन्हें काउ बॉयज कहा जाता है। निक नोज दैट द प्रेरी प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरी है यानी नॉर्थ अमेरिका को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। व्हीट बास्केट ऑफ, गेहूं की टोकरी, दुनिया की गेहूं की टोकरी के नाम से जाना जाने वाला जो एरिया है वो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड प्रेरी को कहा जाता है क्योंकि वहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं उगता है। निक लिव्स इन द विद हिज फैमिली इन अ बिग हाउस इन द मिडिल ऑफ द फार्म, फार्म के मिडिल में उसका घर है। बिसाइड, उसके अलावा गेहूं, कॉर्न, ओट, राइट जो भी उनकी क्रॉप्स हैं उनको उगाने के अलावा जो निक की फैमिली है वो गाय, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों को भी पालती है मीट, मिल्क और चीज के लिए। दे गेट वाटर फ्रॉम द क्रॉप फॉर द क्रॉप्स फ्रॉम द मिसौरी रिवर। नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पर प्रेरीज है उस रीजन में जो नदी बहती है उसे मिसौरी रिवर कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं मिसौरी रिवर को। और खेतों को पानी देने के लिए मिसौरी रिवर से वो पानी लेते हैं विच फ्लोज नियर द रेंच, जो उनके रेंच के पास से बहती है। एंड यूज मशीन, मशीन का यूज
खेतों को बोने के लिए, खेतों को जोतने के लिए, बीजों को बोने के लिए, फसलों को काटने के लिए, और हेल्प हिम टू टेक द कैटल आउट टू ग्रेज, और जानवरों को जब वो चरने जाते हैं वहां से वापस लाने के लिए भी वो मशीनों का यूज करते हैं। When plugged land, sow seed, harvest the crops and even to the milk the cows, और जानवरों का दूध निकालने के, यानी गाय का जो दूध निकालने के लिए भी वो मशीन का यूज करते हैं। निक When Nick is not in school, जब निक स्कूल में नहीं था, he ride on horses, वो घोड़े पर सवारी करता था अपने अंकल के साथ, और हेल्प हिम, और उनकी मदद करता था जानवरों को जब वो चरने चले जाते तो वहां से वापस लाने के लिए। मशीनों का जो यूज होता है वो खेत को जो मतलब रेडी करने के लिए, प्लग करने के लिए, बोने के लिए रेडी, और सो सीड्स, बीज को बोने के लिए, फसलों को काटने और दूध निकालने के लिए मशीनों का यूज होता है वहां पर। द ग्रासेस आर हियर रिच न्यूट्रिएंट्स एंड कीप्स कैटल हेल्दी, वहाँ की जो घास है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच है, यानी उसमें बहुत ज्यादा तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो जिससे कि उनके जो जानवर हैं वो हेल्दी रहते हैं। निक हर्ड फ्रॉम हिज फादर दैट मेनी फार्मर्स वर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, ने अपने पापा से सुना कि बहुत से लोग हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं टू ग्रो मोर क्रॉप्स, एंड दैट दिस वाज हार्मिंग द सॉइल, और जिस वजह से मिट्टी को वहां की नुकसान पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा फसलें उगाने के लिए लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं जिससे फसलों को नुकसान, मिट्टी को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने से मिट्टी को नुकसान होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने से। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेंच है, ये टिपिकल कैटल शेड है, कैसे जानवरों को वहां रखा जाता है। टिपिकल ग्रेजिंग लैंड है वहां का, प्रेरीज का। अब आपको यहाँ पे आंसर देना है कि निक कहाँ रहता है। ओके, मिडिल ऑफ द फार्म लिखते चलिए, निक कहाँ रहता है, मिडिल ऑफ द फार्म। निक के पापा और चाचा क्या करते हैं, फार्मिंग। वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम द फील्ड, फॉर दियर फील्ड फ्रॉम, अपने खेतों के लिए उनको पानी कहाँ से मिलता है, मिसौरी रिवर, फ्रॉम मिसौरी रिवर। ओके, व्हाट डू दे यूज फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए वो क्या यूज करते हैं, मशीन। ओके, तो ये था इसका, आपको इसको लिखते चलिएगा सब लोग, प्लीज साथ में लिख लीजिएगा। वेयर डज निक लिव, मिडिल ऑफ द फार्म। व्हाट डज द फार्मिंग, उनके पापा और चाचा क्या करते हैं, खेती करते हैं। उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, मिसौरी रिवर। आप यहाँ पर फ्रॉम लगा लेंगे, फ्रॉम मिसौरी रिवर। और वो यूज क्या करते हैं, मशीन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाई डू पीपल इन ग्रासलैंड डू फार्मिंग, ग्रासलैंड के लोग फार्मिंग क्यों करते हैं, बिकॉज देयर सॉइल इज वेरी फर्टाइल, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। व्हाट क्रॉप दे डू ग्रो देयर, वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, व्हीट। मैं बोल रही हूँ, आपका माइक ऑफ है तो आप बोल तो सकते हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, मुझे लिपसिंग से समझ में आ जाएगा, आपके मुंह के हिलने से समझ में आएगा राइट आंसर दे रहे हो या नहीं। माइक ऑफ है आपका। व्हीट, राई, ओट्स, कॉर्न। ओके, और कौन कौन से जानवरों को पालते हैं वो लोग, रेयर करते हैं, काऊ, गोट, एंड द अदर इज शीप। मुंह फालतू हिलाने से नहीं मुझे पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही मुंह ऐसे हिला ले रहे हैं, सोच रहे हैं मैम को समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में आ रहा है। Why are the prairies called the wheat basket of the world? प्रेरी को व्हीट बास्केट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट, क्योंकि ये लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट उगाता है इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये था आपका ये पेज जो कंप्लीट हुआ।
एनिमल्स इन द प्रेरीज। अब हमारा नेक्स्ट पेज है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द प्रेरीज। वहां पर कैसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। द लैंड इन द प्रेरीज इज कवर्ड विद द टॉल ग्रासेस। जो लैंड है प्रेरी की, वहां वो बहुत लंबी लंबी वहां पर घासें पाई जाती हैं। फ्यू शर्ब, उनमें कुछ झाड़ियां होती हैं। ग्रासेस ग्रो इन द स्प्रिंग, जो घास है वो स्प्रिंग के सीजन में उगती है। बिकम थिकर इन द समर, और गर्मियों में मोटी हो जाती है। टर्न टू ड्राई हे, और सूख कर चारे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ड्राई हे माने होता है ड्राई ग्रास, यानी जो चारे के रूप में सूखी घास यूज होती है उसमें कन्वर्ट होती है ऑटम सीजन में। गर्मियों में वो मोटी हो जाती है, उसके बाद वो ऑटम सीजन आने पर हे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सूख जाती है। एंड डाई इन द विंटर, और जाड़े में मर जाती है। द हाइट ऑफ द ग्रास डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दे रिसीव, और अगर अच्छी बारिश हो गई तो घास की लंबाई बहुत अच्छी हो जाती है, और जैसी कहते हैं ना जैसी बारिश होती है वैसा ही वहां पर घास की हाइट होती है। द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिशंस, जो वहाँ की मिट्टी है वो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से युक्त है। एंड ह्यूमस फ्रॉम द डिकेड ग्रास, और घासें जो घास होती है वो मिट्टी में ही सड़ के मिल जाती है, तो वो ह्यूमस भी उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। ह्यूमस मैं बता चुकी हूँ, डेड और डिकेड बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स भी होता है ह्यूमस में। जो पेड़ पौधे सड़ गल की मिट्टी में मिल जाते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। Some plants found here include buffalo grass, sunflower, wild indigo and short willow. वहां पर पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स के नाम आपको बताए जा रहे हैं। बुफेलो ग्रास, सनफ्लावर्स, वाइल्ड इंडिगो एंड शॉर्ट विलो। ओके। Most animals and the birds of the prairies are those they feed only mainly the grass or the grass seeds. वहां पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं, जो चिड़िया हैं, वो अधिकतर घास खाती हैं या घास के बीज पर डिपेंड होती हैं। These herbivores include prairie dog. ये जो शाकाहारी जानवर हैं इनमें प्रेरी डॉग, बिसन और एंटीलोप्स, डियर एंड लैंड स्क्वायरल आती हैं। इस बर्ड में है आउल, हॉक एंड क्वाटोज। क्वाटोज है ये चीजें, ये लोग जो है ना हर्बीवोर है, ये घास खाते हैं, शाकाहारी हैं। फाउंड इन हियर फीड ऑन प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यहाँ पर पाए जाते हैं और ये प्लांट्स ही खाते हैं। एज देयर आर फ्यू ट्रीज, यहाँ पर कुछ ही पेड़ पाए जाते हैं। मोस्ट एनिमल्स लिव इन बुरोज और द शेड ऑफ द बुशेज, वो लोग अधिकतर बुरोज में रहते हैं। होल्स डग बाय द ग्राउंड इन द स्मॉल एनिमल द शेल्टर। रैबिट के घर को बुरो कहते हैं, आपको पता है। तो ये जो जानवर है अधिकतर ब्यूरोज में रहते हैं या झाड़ियों की छाया में रहते हैं। विच प्लांट्स ग्रो इन द प्रेरीज, प्रेरीज में कौन से प्लांट्स उगते हैं। प्रेरीज में कौन से प्लांट्स उगते हैं, लिखते चलिए। बुफेलो ग्रास, सनफ्लावर, अभी आपने पढ़ा, आपको मेरे से पहले तुरंत लिखते चलना चाहिए। और शॉर्ट विलो लिख लीजिएगा, कॉमा शॉर्ट विलो। ओके, यहाँ लिख लीजिए शॉर्ट विलो। What happens to the grass in prairies as a season change? सीजन चेंज होने पर जो प्रेरी की घास है उनके साथ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ये, ग्रास व्हेन द स्प्रिंग ग्रो इन द स्प्रिंग, घास कब उगती है, स्प्रिंग में उगती है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको टिक कर सकते हैं बी के नाम से, यहाँ पर पेंसिल से लिख लीजिए बी। ग्रासेस ग्रो इन द स्प्रिंग, बिकम थिकर इन द समर, टर्न ड्राई है ड्यूरिंग द ऑटम सीजन एंड डाई इन द विंटर। ये इसका आंसर है बी का। What happens to the grass in the prairies as the season change? जब सीजन चेंज होता है तो क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि सीजन के चेंज होते साथ साथ क्या क्या प्रोसेस होता है। ये बी आंसर है आपका। ओके, इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट,
विच हर्बीवोर आर फाउंड इन द प्रेरीज, कौन कौन से हर्बीवोर पाए जाते हैं, यानी शाकाहारी कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, आपको उनका नाम देना है। बिसन, डियर, प्रेरी डॉग, लिख लीजिए जो भी हैं, मैं बताती जा रही हूँ, आउल, हॉक, काइटोज, ठीक है। जो भी एनिमल्स के नाम है आपके यहाँ पर आ रहे हैं उनको लिख लीजिए। वेयर डू एनिमल मोस्टली लिव इन द प्रेरीज, वाई, मोस्टली ये कहाँ रहते हैं, दे लिव इन, कहाँ रहते हैं ये लोग, लिखा हुआ है ना, देयर आर फ्यू ट्रीज, बिकॉज देयर आर फ्यू ट्रीज, इसका और पूछा जा रहा है क्यों, बिकॉज देयर आर फ्यू ट्रीज। Where do animals live in the prairies? The most animals live in the prairies in burrows because there are few trees, क्योंकि वहां पर पेड़ कम पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, why are herbivore like bison and prairie dog found in the prairies? herbivore like bison और prairie dog क्यों पाए जाते हैं वहां, because they mainly feed grass or the grass seeds, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है इसलिए। Why is the soil of the prairie rich in nutrients? वहाँ की जो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट्स रिच क्यों है, क्योंकि वो उसमें ह्यूमस मिला हुआ है, बिकॉज इट हैज अ ह्यूमस, क्योंकि उसमें ह्यूमस है। ओके, तो ये था आपका आज का चैप्टर जो भी यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। अब मैं आपको मैप शो कर रही हूँ, आई थिंक सबको शो हो रहा होगा मैप, अभी मैं क्लियर कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्ट होता है ना आपका, मैंने जब मैप का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा उनको पता होगा, इसे इंडेक्स कहते हैं। मैंने आपके 3 चैप्टर्स को इसमें कंबाइन किया है। पहला है आर्कटिक टुंड्रा रीजन, ये आपका आर्कटिक टुंड्रा रीजन जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है, ओके। फिर आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन, ये है आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन जो मैंने ग्रीन कलर से शो किए हैं, एंड टेम्परेट ग्रासलैंड मैंने येलो कलर से शो किए हैं। आप यहाँ पर ऊपर यहाँ भी डाल सकते हैं और यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ब्लॉक के नंबर के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और ऐसे फिल करना है सफाई के साथ। और आप इसको फिजिकल मैप पर फिल करेंगे, ना कि पॉलिटिकल पर। मैंने पॉलिटिकल पे किया क्योंकि मुझे आपको समझाना था, बट आप फिजिकल यूज करिएगा।